नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे भारत का संविधान हमें अनुच्छेद 21 में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक देता है। अनुच्छेद 51A का सेक्शन ई महिलाओं की गरिमा के लिए भारत में मौजूद तमाम तरह की अपमानजनक प्रथाओं के त्याग की व्यवस्था भी करता है। 1948 में यूएन द्वारा जारी मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में पहली बार महिला अधिकारों को मानव अधिकार भी माना गया। हमारे देश में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े अनेकों कानूनी और संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं। बावजूद इसके समाज में आज भी लोग कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। ये एक ऐसा अपराध है जो अमानवीय कृत्य तो है ही, महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव और हिंसात्मक सोच को भी दर्शाता है। ये कानून कितना सख्त है, इस कानून से जुड़े कानूनी और सजा के प्रावधान कैसे हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। भारत सरकार ने 1994 में लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 हमारे भारत को दिया और ये कानून एक ऐसा कानून है जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून से जुड़े हर मुद्दे पर आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत जाखड़। आप अतिरिक्त पुलिस निदेशक हैं, पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जयपुर, राजस्थान में। डॉक्टर हेमंत, आपका स्वागत है कानून की बात कार्यक्रम में। नमस्कार हेमलता जी। नमस्कार। हम आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत जो है, जिस पीबीआई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में आप काम कर रहे हैं, वो ब्यूरो भारत का एकमात्र ऐसा पुलिस स्टेशन है जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत राजस्थान के जयपुर में बनाया गया है और ये इकलौता ऐसा संस्थान हम इसे कह सकते हैं जो पीसीपीएनडीटी के एग्जीक्यूशन को लेकर काम कर रहा है। डॉक्टर हेमंत, सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे, इस पीबीआई से ही हम शुरू करेंगे, कानून पर हम बाद में आएंगे। ये पीबीआई का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहा है पीसीपीएनडीटी से जुड़े हुए? सर्वप्रथम तो हेमलता जी, मैं आपको और डीडी राजस्थान को अपने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम कानून की बात में शामिल होने के लिए मुझे कॉल किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पीबीआई जो है पुलिस पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी, जब ये पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 लागू हुआ था हिंदुस्तान में और हमारे स्टेट में भी, तो उसके एग्जीक्यूशन में अगर जो लोग इस एक्ट को करते थे, सेक्स सिलेक्शंस करवाते थे जी, तो उनके खिलाफ जो कानूनी प्रावधानों के तहत कोई केस रजिस्टर करना, सीजर वगैरह में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो इसमें हमारे राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करा सितंबर 2012 में। उस नोटिफिकेशन के तहत इस थाने को नोटिफाइड किया और तब से ये 2012 सितंबर से हमारा ये थाना चल रहा है, जिसका क्षेत्राधिकार कंप्लीट राजस्थान है और इसका ऑफिस है जो स्वास्थ्य भवन जो है, जहाँ पर हमारे स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का ऑफिस भी है, वहाँ से ये थाना संचालित हो रहा है। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते होंगे कि हमारे देश का पहला पीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है और डॉक्टर हेमंत उसका अभी इंचार्ज हैं और वो इसका इन्वेस्टिगेशन की पूरी कमान संभाल रहे हैं। हम पीसीपीएनडीटी कानून पर डॉक्टर हेमंत आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन दर्शकों को हम कुछ ऐसे तथ्य बताना चाहते हैं और आपके भी नॉलेज में लाना चाहेंगे ताकि हम इस कानून की गंभीरता को समझ सकें। कानून कितना गंभीर है, लेकिन समाज में अपराध भी उतनी ही ज़्यादा संख्या में हो रही हैं। कुछ डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये यूएनएफपीए की रिपोर्ट 2020 है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020, और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में यानी 1970 से लेकर 2020 के बीच पूरी दुनिया में 14.26 करोड़ बच्चियों को जन्म से पूर्व खत्म कर दिया गया। और अगर बात करें भारत की तो पिछले 50 वर्षों में यानी 1970 से 1920 के बीच में 4.6 करोड़ बच्चियों को जन्म ही नहीं लेने दिया गया। जब मैं ये आंकड़े आपसे शेयर कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी तादाद में कोख में ही बेटियों का कत्ल कर दिया। एक और डेटा है, 2013 से 2017 के बीच भारत में 4,60,000 लड़कियां गर्भ में ही मार दी गईं। इसका ये जो डेटा है ये बहुत अहम है। हमें हर दिन अगर आंकड़े को देखें हर दिन के हिसाब से, तो हर दिन 2013 से 17 के बीच में 1,260 और हर घंटे 52 बेटियों का वध गर्भ में कर दिया गया। आंकड़े और भी हैं, पर ये आंकड़े भी अपने आप में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो चौंकाने वाले हैं। कानून अपने आप में सक्षम है, 1994 में कानून बन गया था, लेकिन आज भी कन्या भ्रूण हत्या के मामले समाज में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इस कानून के जो मुख्य प्रोविजन है, कानून को कैसे हमारे आम दर्शक ब्रीफ में समझ सकते हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है? जैसे आपने अलार्मिंग आंकड़े जो बताए हैं जी,
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कितना यहाँ पे लिंगानुपात कितना बिगड़ चुका है और उससे कितनी सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? जैसा कि आपको विदित है कि साइंस ने जिस तरह से विकास किया, उसी तरह से चिकित्सा साइंस में भी वैसी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। जब से अल्ट्रासाउंड मशीनें जो बनी हैं, तब से आपको ये भी आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि गर्भ जो है उसमें भ्रूण का मेल है या फीमेल है। इसके बाद में जो लोग जिनको सिर्फ बेटे चाहिए या जिनको कन्या नहीं चाहिए, हमारी जो दकियानुसी हमारे जो सामाजिक सोच की वजह से वो लोग फिर इसका फीमेल फिटिसाइज कर देते हैं। तो इसके लिए जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट में धारा 4 है जो उसमें सब चीज़ों को रेगुलेट किया। सबसे पहले तो ये है कि जो ये मशीनें बनती हैं उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी इसमें किया, उसका जो रिटेलर है उसको भी किया, फिर उसके बाद में ये किस हॉस्पिटल में इंस्टॉल की जाएंगी उसको भी रेगुलेट किया, कितने समय के लिए होंगी, उसके ऊपर कौन डॉक्टर बैठेगा, उसका कितने समय के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया। तो इन सब को करने के लिए हमारे पास में होती हैं जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, जेनेटिक लेबोरेटरीज होती हैं, जेनेटिक क्लिनिक्स होते हैं। इन सब को रेगुलेट किया और इन सब को बाउंड किया कि आप इस टेक्निक का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और ये बाउंड किया कि आप जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो फीटस है उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होता है, हीमोग्लोबिनोफीज होता है, इसके अलावा कौन कुछ हैं 5-6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। आपको ये जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं आप सिर्फ इनको ट्रेस आउट करने के लिए ही प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये कि हमारे देश में एक तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और दूसरा जो घटता हुआ लिंगानुपात है उसको कम करने के लिए ये कानून लाया गया। और गर्भ में लिंग की जांच करना, चाहे वो प्रसव पूर्व गर्भ की जांच हो या फिर गर्भधारण से पूर्व जी, तो लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है और ये पीसीपीएनडीटी कानून उसी से जुड़ा हुआ है। मैं कुछ और डेटा अगर हमारे दर्शकों को मैं शेयर करना चाहूँ तो उस डेटा में चाइल्ड सेक्स रेशियो की हम बात करेंगे और खासकर हम राजस्थान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पीबीआई पुलिस ब्यूरो जो इन्वेस्टिगेशन है ये भी हमारे राजस्थान में है। चाइल्ड सेक्स रेशियो को अगर हम देखें 2011 की जनगणना में तो राजस्थान में बहुत कम है, जो कि 888 फीमेल हैं 1000 बच्चों पर, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियां जो हैं वो 888 ही हैं। और इसको भी अगर और एनालिसिस मैंने किया है उसमें अगर देखें रूरल में अगर हम देखते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में ये जो रेशियो है ये है 892 बच्चियां हैं 1000 लड़कों पर। ये 0 to 6 ईयर्स का ये डेटा है। और अर्बन का अगर हम देखें तो अर्बन में तो और भी कम है, 874 बच्चियां ही हैं 1000 बच्चों पर। इस आंकड़े से एक और चीज मेरे जहन में आ रही है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में तो रेशो अभी भी ठीक है, शहरी इलाके में रेशो कम है। इसका मतलब क्या पढ़े लिखे लोग इस कानून का उल्लंघन ज्यादा कर रहे हैं? ये बहुत अफसोस की बात है जी कि जो पढ़े लिखे और जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनमें ये कुरीति ज्यादा है जी। हम पहले मिडिल क्लास एंड अबव जी, जो बेचारा निम्न वर्ग या गरीब है वो इस सोच में नहीं है। ये अफसोस की बात है क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में पीबीआई के काम के बाद में आसानी से सोनोग्राफी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो लोग अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक लेते हैं इस चीज़ का इलीगल काम करने के लिए। इसका मतलब आपका सेक्स सिलेक्शन के लिए इसमें क्या डिटर्मिनेशन है, इसमें भी लड़का है कि लड़की है, तो ये गरीब आदमी की कैपेसिटी कहाँ है कि वो 1 लाख रुपए देकर के ये सब चीज़ें कराएगा। मतलब कानून चाहे कितना ही सख्त हो जाए लेकिन मानसिकता हमारी अभी भी संकीर्ण है और इसीलिए शायद इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। कानून के कुछ प्रोविजंस की अगर हम बात करें, जैसा आप कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरर से लेकर सेलिंग और जो सेंटर रजिस्ट्रेशन है वहां तक ये कानून अपनी पहुंच बना चुका है। तो इस कानून के कुछ प्रोविजंस अगर हम जानना चाहें तो वो आप बताएं, जैसे अल्ट्रासाउंड से है या मैन्युफैक्चरर के क्या बाउंडेशन है, थोड़ा सा मैं स्टार्ट से लेता हूँ जी। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है 1994 ये 1994 में ये आया हमारा कानून, और जो एक्ट है ये लागू हुआ 1 जनवरी 1996 से। तब तक सिर्फ प्री नेटल डायग्नोस्टिक था, लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया और IVF आया तो लोग ये तक पहले करने लगे कि हम तो पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमारे को लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए। तो फिर इसमें हमने एक अमेंडमेंट किया और इसमें PC वर्ड डाला, प्री कॉन्सेप्शन। तो अब पूरी तरीके से इसको PC और प्री नेटल दोनों को इसको रेगुलेट किया है, यानी कि आप ना केवल प्रसव पूर्व बल्कि आप गर्भ से धारण पूर्व भी आप ये नहीं कर सकते कि आप ये डिसाइड करें कि लड़का होगा या लड़की होगा। इसको हम इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जो IVF सेंटर्स जिस तरह से चल रहे हैं और उनमें अगर प्रसव पूर्व की तो बात छोड़िए, गर्भधारण पूर्व भी अगर लिंग जांच करके गर्भधारण किया जाए तो जी वो इसी के अंदर एक्ट में हो गया है जी।
तो अब इसमें मैंने आपको बताया कि धारा 4 है जो आपको ये बाउंड करती है कि आप ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो 4 या 5 एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिनमें जन्मजात रोग है, आनुवंशिक कोई रोग है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या कोई सेक्स हेल्थ इश्यूज जो भी हैं। सेक्स कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन सबको अगर आप ट्रेस आउट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए ही आप सिर्फ इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज लेंगे, जो डायग्नोस्टिक्स जो है अल्ट्रासाउंड का लेंगे। इसके अलावा ये भी है कि आप किस प्रेग्नेंट लेडी के साथ में ये सब टेस्ट करेंगे, वो भी बाउंडेड है कि उनमें से किसी एक शर्त को पूरा आपको करना होगा जी। वो महिला की आयु, मेंशन हाँ, है। उसमें महिला की आयु 35 वर्ष या उसके 2 स्वतः गर्भपात हो चुके हों, कोई किसी तरह के कोई केमिकल ड्रग्स या कोई रेडिएशन से अफेक्टेड हो या उसके हस्बैंड या उनमें कोई परमानेंटली कोई मानसिक मंदता या कोई जेनेटिक कोई डिजीज हो या डिसऑर्डर हो, उससे वो हो, तो ही आप उनमें से किसी एक शर्त को पूरा करेंगे तो ही आप ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट उनके साथ में करेंगे। जी जी। अल्ट्रासाउंड पे आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड को लेकर थोड़ी सी चीज़ें और हम जानना चाहेंगे। जो अल्ट्रासाउंड मशीन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, इसकी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जिस सेंटर पे मशीन लगी है उस तक भी इस कानून की गहरी पकड़ है, वो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कहीं भी अगर ये मैन्युफैक्चर होती है तो उस मैन्युफैक्चरर को भी स्टेट में स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना होता है, यानी वो ही सेल कर सकता है। फिर वो जो वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर जो स्टेट में, उसको भी रजिस्टर्ड कराना होगा। फिर उसके बाद में जिसको सोनोग्राफी सेंटर ओपन करना है उसको अपने सोनोग्राफी सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर उसके ऊपर किस लेवल का चिकित्सक बैठेगा जी, उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। ये सब चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि कोई भी सोनोग्राफी मशीन ना ही तो कोई बेच सकता है, ना ही उसको यूज में ले सकता है। हमारे राजस्थान में तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के 2012 के आदेश के तहत प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन के ऊपर ट्रैकर और जीपीएस लगा हुआ है, यानी कि सोनोग्राफी मशीन का मूवमेंट भी नहीं कर सकते आप। जिस हॉस्पिटल के जिस रूम में रखिए तो वहाँ से भी आप उसका मूवमेंट नहीं कर सकते। ट्रैकर होता है, उसमें आपने कितनी फिल्म ली, क्या ली, आपने उसमें किस तरह की जाँच की, आपने फीटस का किस लेवल का जाँच की, क्या उसमें उस जाँच से कोई भ्रूणलिंग की जाँच हो सकती है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, तो वो सब भी उसमें रिकॉर्ड होगा। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, हम वहाँ से उनको ट्रेस आउट भी कर लेते हैं। यानी जीपीएस सिस्टम सभी मशीन में कंपलसरी है और अगर जीपीएस नहीं लगा हुआ है तो वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसमें भी वही पनिशमेंट है जो और अन्य अपराधों में पनिशमेंट है। जी जी, ये बहुत ही अहम बात आपने की। इसको हम क्या ऐसे समझें कि क्या अल्ट्रासाउंड इलीगल है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं? कतिपय कुछ शर्तें जो मैंने आपको बताया उनको फुलफिल करते हुए, जैसे फॉर्म एफ में वो सारी शर्तें पूरी की जाती हैं, आप उनको पूरा करते हुए अल्ट्रासाउंड अगर करते हैं तो ये बहुत ही विज्ञान का एक बहुत ही एक अद्भुत भेंट है, जिसमें कि आप गर्भ के अंदर किसी शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी और उसके विकास की जानकारी ले सकते हैं। दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है। आपने अल्ट्रासाउंड के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें आपने बताई जो इसमें प्रोहिबिटेड हैं। हम अगर पेनल्टी की बात करें, जो इस पीसीपीएनडीटी एक्ट का वायलेशन करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या जो सेलर हैं या जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो, या फिर फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो उसमें पेनल्टीज क्या क्या हैं और किस तरह की पेनल्टीज हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म एफ आप फुलफिल करेंगे और उसको 24 आवर में ऑनलाइन करेंगे जी, जिसमें महिला की कंसेंट भी होगी, यानी किसी भी महिला का जिसका आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं सेक्शन 5 के अंडर में, उससे आपको उसका कंसेंट लेना होगा जी। सेक्शन 6 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे जी। अभी आपने मशीनों के बारे में बोला, जैसे वेपन होता है, आप वेपन उसी जगह से या शॉप से खरीद सकते हैं जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, इस चीज़ का ऑथराइज है और आपके पास लाइसेंस है जी। तो वो वेंडर पहले तो ये है कि वो बेचने के लिए एंटाइटल्ड है, उसके पास रजिस्ट्रेशन है जो लोग 3 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है सॉरी जी। और आपके पास में यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, तब आप वो रजिस्ट्रेशन वहाँ दिखाएंगे, देन वो आपको सेल करेगा जी। हम पेनल्टी पे आ रहे हैं, उससे पहले मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पीसीपीएनडीटी के तहत रजिस्ट्रेशन कितने तरह के हैं वो पहले जानते हैं। अभी आपको मैंने रजिस्ट्रेशन सेक्शन 18 के अंदर ही रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसमें आपको फॉर्म ये भरा जाता है। आपको ये रजिस्ट्रेशन जो मशीन खरीदना चाहता है या फिर जो सेंटर ओपन करना चाहता है, मतलब सबको, यानी कि जो मशीन बनाता है, जो बेच रहा है अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी करवाना होता है, जिसने सोनोग्राफी सेंटर ओपन किया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो खुद ही उसमें वो सोनोग्राफी करे या अपने हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर को करे, उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा प्रेमाइसिस का, और फिर उसके बाद वो सोनोग्राफी मशीन जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा जी। ये इसके लिए 5 साल की अवधि होती है, 5 साल के लिए मतलब वो रजिस्ट्रेशन 5 इयर्स तक वैलिड होगा। फिर उसके बाद दर्शकों को ये समझना बेहद जरूरी है कि पीसीपीएनडीटी कानून कितना अहम है, कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो मशीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों तक को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है इस कानून के तहत, और अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो कानून का वायलेशन माना जाएगा। अब हम आ जाते हैं सजा पे।
नहीं, तो इसमें आपका ये भी है कि जो फॉर्म जो आपको रजिस्ट्रेशन में धारा 19 में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जी। उसको आपको डिस्प्ले करना होगा। ओके। यानी जिस सोनोग्राफी सेंटर में ये है, तो उसका जो सोनोग्राफी सेंटर का जो है फॉर्म और उसके साथ जो चिकित्सक उसके ऊपर कर रहा है, उन दोनों को अपने फॉर्म डिस्प्ले करने होंगे। अगर वो डिस्प्ले नहीं करते हैं तो भी ये वॉल्यूशन है। बहुत अहम, यानी जो रजिस्ट्रेशन की सूचना है वो आपके सेंटर के बाहर आपको लगानी बेहद जरूरी है। साथ में उनको ये लिखना होगा कि यहाँ पर भ्रूण लिंग की जांच नहीं की जाती है, और अगर कोई भ्रूण लिंग की जांच करेगा तो कानून अपराध है। जी, हम ये एडवर्टीजमेंट से जुड़ी हुई ये बात है। एडवर्टीजमेंट अगर इस तरह की किसी जांच का कोई करता है, या फिर जैसे प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो किस किस तरह के एडवर्टीजमेंट पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किए जा सकते हैं और किस तरह के नहीं किए जा सकते हैं? सोनोग्राफी से भ्रूण लिंग की जांच के संबंध में तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या पेपर्स में हो, इंटरनेट पे प्रोहिबिटेड है। धारा 22 के तहत इसका ये अपराध की श्रेणी में आता है जी। और आपको उसकी पेनल्टी होगी 3 साल और 10,000 रुपये जुर्माना जी। अगर आप कहीं भी ये प्रचार प्रसार करते हैं तो जी, कंप्लीटली ये इस पे प्रोहिबिटेड है। और जो सेंटर्स हैं उनके लिए ये सूचना अपने रजिस्ट्रेशन की और लिंग जांच नहीं लगाना होता पड़ेगा। साथ में उनको ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर भ्रूण लिंग की जांच नहीं की जाती है। अगर वो आप ये नहीं करते हैं तो भी इसमें ये भी पेनल्टी है जी। आपको। एक प्रैक्टिस में एक और चीज हम देखते हैं, जब कानून का उल्लंघन होता है तो कई बार डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं रखते हैं, चाहे वो फॉर्म्स हो या बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कानून के तहत, जो भी सेंटर्स हैं इस तरह के, तो डॉक्यूमेंटेशन न रखना या रिकॉर्ड मेंटेन न करना, क्या ये भी एक एविडेंस माना जाता है इस कानून के तहत? ये भी अगर मान लो आप इसका वॉल्यूशन करते हैं तो इसका भी अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे अभी आपको मैंने कहा सेक्शन 4 में कोई भी जेनेटिकल काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक क्लिनिक या जेनेटिक लेबोरेटरी है, ये जो भी कोई अल्ट्रासाउंड टेस्ट करेगा, कोई भी म्योटिक को फ्लूइड या एम्ब्रियो में से कोई भी अगर मान लो कोई टिश्यूज, ब्लड या सैंपल कुछ भी लेकर उसकी जांच कराएगा, तो इस चीज़ का कंप्लीट वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जी। अगर वो इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो भी इसका वायलेशन है जी। तो इसको हम ये समझे और दूसरा ये जो रिकॉर्ड है ये 2 साल तक आपको सेफ रखना है। अगर आपका किसी तरह का कोई इसमें प्रकरण चल रहा है किसी न्यायालय में है तो वो जब तक उसका डिसीजन नहीं होता तब तक, वरना आपको एक कंप्लीट जो भी इस अल्ट्रासाउंड के संबंध में जो रिकॉर्ड है वो 2 वर्ष तक के लिए आपको सेफ रखना होगा। मतलब न सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना बल्कि उसको आने वाले 2 साल तक मेंटेन करने के साथ साथ सेफ भी रखना है। इसके अलावा जो एफ फॉर्म होता है उसको 24 आवर में हमारे इम्पैक्ट पोर्टल पे ऑनलाइन करना मैंडेटरी है। जी, ये सूचना उस पर दर्ज करनी बेहद जरूरी है। डॉक्टर हेमंत, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि कानून अपने आप में अप्रोप्रिएट है, सक्षम है, कानून के तहत सजा के भी प्रावधान है, लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन हो रहा है। और ये हम एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों के साथ भी और आपके साथ भी, कि इस कानून को तो 1994 में हमने लागू किया हमारे देश में, लेकिन उससे पहले भी हमारे भारत में अनेकों प्रयास कन्या भ्रूण हत्या के होते रहे हैं। खासकर बात करूंगी राजस्थान की। राजस्थान में सबसे पहले 1731 में महाराजा जयसिंह सेकंड ने कन्या भ्रूण हत्या के लिए अपनी आवाज उठाई थी और इसको कानूनन बैन करने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद महाराजा राम सिंह द्वितीय ने भी इसके लिए मेवाड़ में इसके लिए प्रयास किए थे और अंततः कोटा रियासत में सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट ने 1833 में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर एक आदेश पारित किया था और उसे पूरी तरह से रोकने के प्रयास हुए थे। उसके बाद जोधपुर महाराजा ने भी कोड ऑफ रूल्स बनाए थे 1839 में। 1844 में भी जयपुर महाराजा ने कन्या वध करने के लिए जो कानून थे उनकी घोषणा की थी। और अंततः जो भारत में एक गवर्नर जनरल 1870 में एक कानून बना था हमारे यहाँ, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक उस दौरान थे और उस कानून का नाम है कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम। ये डेटा इसलिए शेयर किया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या हमारे भारत में कितनी पुरानी और ऐसी कुरीति है ये, जिसको हम आज 2025 में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर जागरूकता की हम बात कर रहे हैं। आखिर इस कानून के तहत हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या? डॉक्टर हेमंत, आप डिकॉय ऑपरेशंस बहुत सारे हमने सुने हैं आपके इस पीबीआई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के तहत होते हैं। किस तरह से आप डिकॉय ऑपरेशन करते हैं और जो इलीगली इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको आप कैसे इस कानून के तहत पकड़ते हैं या उन पर जो कार्रवाई है वो करते हैं? आपके डिकॉय ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। हेमलता जी, मैं डिकॉय ऑपरेशन को कुछ नॉर्मली कुछ बता पाऊंगा, ज़्यादा डिकॉय के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे साथ इस एक्ट की पालना कराने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी परिवादी नहीं होती है जी, कि जो आकर के ये कहे कि साहब मेरे फैमिली वाले या मेरे रिश्तेदार मुझे इस चीज़ का दबाव डाल रहे हैं कि मैं भ्रूण लिंग की जाँच कराऊँ और अगर वो कन्या है तो मैं MTP करवा लूँ। हमें क्योंकि इसकी पालना कराने के लिए खुद ही अपने लेवल पर आसूचना इकट्ठी करनी होती है, जिसमें हमारे जो स्टेट में जो अलग अलग ज़िलों में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं,
आशा सहयोगी होते हैं, हमारी आसूचना की टीमें होती हैं, जिससे पता लगता है कि साहब ये कोई सोनोग्राफी सेंटर वाला या कोई एजेंट या दलाल इस अवैध काम में सक्रिय है। जी जी जब हमें उसका डिटेल मिलता है तब हम किसी गर्भवती महिला को वहाँ ले जाते हैं और ये डिकोय करते हैं। जी। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है गर्भवती महिला को इस चीज़ के लिए तैयार करना और ये सब कानूनी कार्रवाइयाँ और जमा पहनाना। जी जी, बहुत मुश्किल होता है ये। हमने ये भी सुना है कि ये बड़े खुफिया ऑपरेशंस होते हैं आपके, और इसके लिए आपको न सिर्फ गर्भवती महिला की, अपनी टीम की भी जरूरत पड़ती है, और उस टीम की जानकारी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पे आपको बहुत सारी सुरक्षा की भी ध्यान रखने पड़ते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बात है कि इन्फॉर्मर स्कीम बहुत अहम कदम है इस कानून के तहत, जो कि न सिर्फ जागरूकता के लिए बल्कि इस टीम में जो आपके डिकॉय ऑपरेशन है इसमें भी जुड़ने के लिए ये प्रोत्साहित करती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जो मुखबिर योजना जिसे हम मैंने आपसे कहा था कि कोई भी गर्भवती महिलाएं स्वाभाविक रूप से नहीं आती हैं, तो इसके लिए हमने एक मुखबिर योजना है पीसीपीएनडीटी की तरफ से, जिसमें ये होता है कि कोई अगर मान लो इस संबंध में कोई सूचना देगा तो उसको भी कुछ इनाम स्वरूप कुछ पैसा मिलेगा। कोई महिला है या उसके अटेंडेंट है तो इस स्कीम में 3 लाख रुपए की एक डिकोय के लिए स्कीम है। अगर एक डिकोय में कोई मुखबिर सूचना देता है और जिसमें प्रेग्नेंट लेडी और हमारा डिकोय सफल हो जाता है तो उसमें 3 लाख रुपए का उनको इंसेंटिव मिलता है। तो उसमें यह होता है कि जो मुखबिर है उसको 1 लाख रुपया, गर्भवती महिला को 1.5 लाख रुपया, और जो गर्भवती महिला के साथ उसकी अटेंडेंट है जो उसकी फैमिली में भी कोई हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसको 50,000 रुपये। इनमें से आधी राशि तो जैसे आपका FIR दर्ज हो जाती है तो उसके साथ ही मिल जाती है, और फिर इनके बाद में इनके जैसे ही कोर्ट में बयान हो जाते हैं उसके बाद शेष राशि इनको मिल जाती है। अब तक हमारे यहाँ पीसीपीएनडीटी थाने जो PBI थाना है इसमें 1.25 करोड़ के लगभग का अमाउंट है जो ये जारी हो चुका है, जो कि इस योजना के तहत जुड़ने वालों को दिया जा चुका है। जी जी जी। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे ये योजना, इसको सरल भाषा में मुखबिर योजना भी कहते हैं, और ये योजना खास तौर पर पीसीपीएनडीटी में अपना योगदान देने वाले जो लोग हैं उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना बनाई गई है। और जैसा कि जो राशि डॉक्टर हेमंत ने बताई है वो राशि, अगर आप भी इस तरह का कोई कानून का उल्लंघन आप देखते हैं तो इस विभाग से आप जुड़ सकते हैं, इनके कार्यालय में जाके भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारी हेल्पलाइन हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में, उस हेल्पलाइन पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि मुखबिर योजना आपके लाभ के लिए है और इस कानून में अपनी सहभागिता को प्रदर्शित करने के लिए, ताकि आप इस कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन होने में अपनी भूमिका निभा सकें। डॉक्टर हेमंत, एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि कानून इतना सख्त है, हर जगह पर कहीं ना कहीं कानून की नज़र है, चाहे वो मशीन बननी हो, चाहे उसको बेचना हो या फिर उसका इस्तेमाल करना हो। उसके बावजूद भी हमारे भारत की अगर एक डेटा की हम बात करें, UNFPA की जो रिपोर्ट है 2020 की, उसमें भारत में 46 मिलियन बच्चियां ऐसी हैं जो मिसिंग चाइल्ड हैं और जो गर्भ में लिंग जांच के कारण मिसिंग है। 46 मिलियन आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कैसे इसको मतलब एग्जीक्यूट कैसे करते हैं अपराध, आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि किस किस तरह से अपराध होता है कानून इतना सख्त होने के बावजूद भी। इसमें देखिए सबसे पुलिस का रोल क्या रहता है? जी, पुलिस का रोल तो हम लोग तो सूचना इकट्ठी करते हैं और डिकोय ऑपरेशन करते हैं, और उसका आप ये असर देख ही रहे हैं कि पहले जो काम 15 साल 20 साल पहले ओपन में हो रहा था लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि ये अपराध है। जी। इवन सोनोग्राफी सेंटर्स वाले चिकित्सकों को मालूम नहीं था कि ये भी कोई अपराध है। अब हम लगातार सूचना इकट्ठी करते हैं, हमें कहीं से ऐसी सूचनाएं नहीं मिलती हमारे स्टेट में ऐसा हो रहा है या कहीं कोई कर रहा है, लेकिन फिर भी करने वाले लोग कर लेते हैं। वो कैसे होता है कि ये बहुत ही गोपनीय होता है कि इंटरेस्ट है जिसका, भाई इस फैमिली को इंटरेस्ट है, महिला को बाउंड किया उन्होंने कि भाई आपको तो ये आप गर्भवती हैं तो आप पता लगाइए, हमें तो बेटी नहीं चाहिए। वो अपने लेवल पर कोई सिस्टम डेवलप करते हैं या किस तरीके। फिर आपको एक चीज़ और भी है कि अब एक ऐसा माफिया भी डेवलप हो गया है जो एक्चुअली आपका अल्ट्रासाउंड कराता ही नहीं है, क्योंकि आप ओपनली कहीं जा नहीं रहे हैं, आपका कोई सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, आप कहीं किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हैं, एक माफिया से आप संपर्क करते हो किसी एजेंट के थ्रू, वो आपसे कहता है मुझे 50,000 दे दो, मैं आपका पता कर दूंगा। वो अपनी गाड़ी में बैठा के कहीं ले जाता है और वहाँ पे कोई नकली पता नहीं, वो भी दूर दराज में, और वो भी ऐसी चीज़ें जो सोनोग्राफी मशीन ही नहीं होती है, कोई खिलौना भी हो सकता है, वो आपके पेट के ऊपर उसको घुमाता है और ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है। मोबाइल में आपको चाइनीज ऐप मतलब वो रियल अल्ट्रासाउंड नहीं है, वो सिर्फ पैसा हड़पने के लिए। और फिर वो उसमें क्या करते हैं कि वो आपको 100% लड़की बताएंगे, जिससे उनको और पैसा मिलेगा, वो MTP कराएंगे इसमें। और 9 महीने बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा इसमें ये भी हो रहा है कि इसमें लड़कियां ही नहीं, नवजात शिशु बच्चे की भी हत्या हो रही है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि इस कानून, क्योंकि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि जिसने वो टेस्ट कराया है उसको आप कभी चैलेंज नहीं कर, क्योंकि वो आपको 100% लड़की बताता है।
जी, और आप जी, एमटी पे करा लेते हैं, उसके बाद में आपके पास कोई रिजल्ट नहीं रहता, आप उसको कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण, अज्ञानता और मूर्खता है ये। दूसरा एक पुत्र मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण बिल्कुल ये सब हो रहा है। हम कुछ हेल्पलाइंस की बात आपसे जानना चाहेंगे। अगर किसी को इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वो कहाँ पर संपर्क करे? क्या कोई पोर्टल है या कोई हेल्पलाइन है तो प्लीज बताएं। 2019 से हमारे जो पीबीआई थाने की एक हेल्पलाइन है 9799997795 जी। ये एक ऐसा नंबर है जो व्हाट्सएप भी है इस पर। जी। आप कोई भी सूचना, कोई भी वीडियो, ऑडियो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं और साथ में उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। जी जी आप किसी भी समय आप हमें सूचना दे सकते हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जी। इसके अलावा इम्पैक्ट पोर्टल भी है जो कि इसके मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है, पीसीपीएनडीटी एक्ट की मॉनिटरिंग के लिए। इस पोर्टल पे क्या क्या होता है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें थोड़ा सा। अभी मैंने आपको बताया था जी। कि जो ये हमारा इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग फॉर पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है, सिस्टम जो है, इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। आप जी। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी को रिन्यूअल करवाना है, फॉर्म ऐप डालना है, तो ये समस्त चीज़ें हमारी इसके ऊपर इसमें इस इम्पैक्ट पोर्टल के ऊपर हैं। जी। जैसे आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इस पर डेटा डाल दीजिएगा, आप इसी से आपका सब कुछ हो जाएगा। जी जी। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे पीसीपीएनडीटी से जुड़ा एक पोर्टल है IMPACT यानी इम्पैक्ट पोर्टल, इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट। इस पोर्टल पर जाकर आप इस एक्ट के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सेंटर रजिस्ट्रेशन करवाना है या और भी कई तरह के इसमें रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज है, उन पे अगर आपको जाना है तो वो भी इस पोर्टल पर अवेलेबल हैं। और दूसरा pcpndt.rajasthan.gov.in ये इसका लिंक है। इस पर जाकर आप तमाम जानकारियां पीसीपीएनडीटी कानून की, इवन कानून की भी जानकारी इस पोर्टल पर दी हुई है, वो भी जानकारी आप ले सकते हैं। और दूसरा, जैसा डॉक्टर हेमंत ने अभी एक व्हाट्सएप नंबर आपको बताया 9799997795, ये व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है पीसीपीएनडीटी सेल का, राजस्थान का। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके भी कोई भी अगर इस तरह की लिंग परीक्षण की शिकायत है वो आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा 104 और 108 नंबर भी हेल्पलाइन नंबर है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर हेमंत, हम देखते हैं कि यंगस्टर्स चेंज के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कानून अपने आप में सक्षम है, इसके जागरूकता के प्रयास किए जाने और ज़रूरी हैं। हमारे यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कानून का प्रचार प्रसार वो ज़्यादा करें? इस सोच को ख़त्म करने के लिए उनका क्या रोल हो सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। जैसा सभी को विदित है कि आज हमारा जो देश है वो सबसे युवा देश है। बिल्कुल। 29% या पॉपुलेशन के यहाँ पर हमारा युवा है। बिल्कुल। तो मैं युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं और सारा सीन अगर चेंज कर सकते हैं अगर वो लोग चेंज हो जाएं तो सबसे पहले तो मैं ये कि जो ये हमारी जो रूढ़ी है, ये सामाजिक बुराई है जी, इसमें सबसे पहला योगदान तो वो ये दें कि अगर वो शादीशुदा हैं तो वो ये शपथ लें इस चीज़ की, बहुत अहम, कि वो भ्रूण लिंग की जांच नहीं करवाएंगे, या फिर जब उनकी मैरिज होगी उसके बाद वो भ्रूण लिंग की जांच नहीं करवाएंगे। वो अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने माहौल में अगर उनको ऐसा कोई कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है तो वो उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे, और अगर वो उसके बावजूद भी नहीं मानता है तो उसकी हमारे को शिकायत करेंगे, जिससे हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बहुत ही अहम बात डॉक्टर हेमंत आपने की है कि इस कानून की जागरूकता के लिए सबसे पहले खुद को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आपने इस कानून से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितनी भी जानकारी आज के कार्यक्रम में आपको मिली है उससे एक चीज़ तो समझ में आई कि कानून अपनी जगह सख्त है, कानून के प्रावधान भी अपनी जगह हैं, जागरूकता के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन जिस पर काम करना है वो है हमारी मानसिकता। जब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होगी कि कन्या को भ्रूण में मारा जा सकता है, तब तक कन्या भ्रूण हत्या को रोकना नामुमकिन होगा। तो इस कानून की बात के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कानून के जानकार बनिए, सजग रहिए अपने अधिकारों के प्रति और जागरूकता के तमाम प्रयास करिए ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें और आप दूसरों के अधिकारों के लिए भी जागरूक बन सकें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।